नमस्कार। वैश्विक मंच पर पिछले कुछ दिनों में काफी कुछ हुआ है, काफी हलचल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालेंगे। मतलब रूस यूक्रेन तनाव है, अमेरिकी नीति में बदलाव, यूरोप की वो भीषण गर्मी, हाँ, गर्मी तो बहुत ज्यादा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संकेत और मानवीय चिंताएं भी। हमारे पास देखिए कई स्रोतों से जानकारी है, न्यूज लेख है, विश्लेषण है, आंकड़े हैं। जी। हमारा मकसद है इन सब में से सबसे महत्वपूर्ण बातें निकालकर आपके सामने रखना, एक गहरी समझ बनाने की कोशिश। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रूस यूक्रेन संघर्ष और अमेरिका रूस संबंधों से ही शुरू करते हैं। पुतिन और ट्रंप के बीच सुना है करीब 1 घंटे की बातचीत हुई है। ये बातचीत हुई और काफी अहम थी। इसमें पुतिन ने देखिए स्पष्ट कर दिया कि रूस अपने लक्ष्यों से पीछे नहीं हटेगा। अच्छा। और शांति के लिए उनके हिसाब से यूक्रेन की नाटो महत्वाकांक्षाओं का समाधान जरूरी है। दूसरी तरफ ट्रंप ने तुरंत युद्ध विराम की वकालत की, लेकिन किसी शिखर बैठक की कोई योजना वो अभी नहीं बनी है। तो मतलब बातचीत हुई पर कोई ठोस नतीजा या अगला कदम तय नहीं हुआ अभी। बिल्कुल, कह सकते हैं कि दोनों अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। फिलहाल तो यही लगता है। और इसी दौरान एक और खबर आई कि अमेरिका ने यूक्रेन को कुछ सैन्य सहायता रोक दी है। ये कैसे जुड़ता है इससे? हाँ, ये एक दिलचस्प मोड़ है। ट्रंप प्रशासन ने पैट्रियट मिसाइल और कुछ 155 mm आर्टिलरी शेल्स की डिलीवरी अस्थायी रूप से रोकी है। रोकी है? क्यों? देखिए, पेंटागन के कुछ विश्लेषकों का तर्क ये है कि ये अमेरिका की अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए है। अच्छा, अपनी तैयारी? हाँ, और उनका ये भी मानना है कि यूक्रेन की मुख्य चुनौती इस वक्त गोला बारूद उतनी नहीं जितनी सैनिकों की कमी है। सैनिकों की कमी, ये बात तो पहले भी उठी है। जी, हालांकि इस पर विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। कुछ अमेरिकी सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं तो कुछ मानते हैं कि नहीं, यूक्रेन के प्रतिरोध के लिए लगातार हथियार मिलते रहना बहुत जरूरी है। तो ये एक तरह की दुविधा है कि अपनी तैयारी देखें या साथी की मदद करें। बिल्कुल, एक संतुलन बनाने की कोशिश। अच्छा, अब यूरोप की तरफ देखें तो वहाँ मौसम का मिजाज कैसा है? खबरें तो बहुत चिंताजनक आ रही हैं। हाँ, यूरोप में रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। ग्रीस और तुर्की में तो जंगलों में भयानक आग लगी हुई है। ओह। और इसका असर इटली, स्पेन, फ्रांस, इन सब पर भी पड़ रहा है। ये सिर्फ तापमान का मामला नहीं है, ये जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। और इसी बीच फ्रांस में हड़ताल की भी खबर थी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की। जी हाँ, 3 जुलाई को वो पुराने सिस्टम और काम करने की खराब परिस्थितियों के विरोध में हड़ताल पर थे। इससे उड़ानों में खासकर पेरिस के चार्ल्स डी गॉल और दूसरे क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर काफी व्यवधान आया। मतलब एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ ये हड़ताल, लोगों को काफी परेशानी हुई। सही बात है। अच्छा, अब जरा वैश्विक अर्थव्यवस्था का हाल जान लेते हैं। कुछ आंकड़े आए हैं शायद। हाँ, अमेरिका से थोड़ी मिलीजुली खबर है। जून में 1,47,000 नौकरियां जुड़ी, जो उम्मीद से थोड़ी कम है। कम है? हाँ, थोड़ी कम, लेकिन बेरोजगारी दर गिरकर 4.1% पर आ गई है, जो अच्छी बात है। अच्छा। तो इसका असर ये हुआ कि ब्याज दरों में कटौती की संभावना थोड़ी टल गई है और डॉलर मजबूत हुआ है। ओके, और ब्रिटेन का क्या हाल है? वहां भी नई सरकार है। ब्रिटेन में लेबर प्रधानमंत्री स्टामल ने अपनी चांसलर रीव्स का बचाव किया, जिसके बाद बाजार में कुछ सुधार दिखाया है। मतलब बॉन्ड बढ़े, पाउंड थोड़ा स्थिर हुआ और FTSE 100 में भी तेजी आई। ये दिखाता है कि राजनीतिक स्थिरता कितनी जरूरी है अर्थव्यवस्था के लिए। हाँ, ये तो है। और अमेरिका यूरोपीय संघ के बीच वो टैरिफ वाली बात कहां तक पहुंची? लगता है कि वहां समझौता करीब है। ऐसी बातें चल रही हैं कि यूरोपीय संघ शायद ट्रंप के प्रस्तावित 10% टैरिफ को अस्थायी तौर पर स्वीकार कर ले। अच्छा। क्यों? ताकि बातचीत जारी रहे और शायद बदले में ऑटो टैरिफ पर कुछ राहत मिल सके, जो उनके लिए ज्यादा बड़ा मसला है। तो ये एक तरह का लेन देन, एक कूटनीतिक कदम हो सकता है। समझ गया। अब खेल जगत की बात करें तो वहां से कुछ दुखद खबरें भी आई हैं इस हफ्ते। हाँ, ये हफ्ता खेल की दुनिया के लिए काफी भारी रहा। भारत के कबड्डी खिलाड़ी ब्रिजेश सोलंकी, उनकी एक आवारा पिल्ले को बचाने के बाद रेबीज से दुखद मृत्यु हो गई। ओ, ये तो बहुत दुखद है। जी, और पुर्तगाल के फुटबॉलर डियोगो जोता और उनके भाई आंद्रे सिल्वा, दोनों की कार दुर्घटना में मौत हो गई। एक साथ? हाँ, फिर मोटो2 राइडर बोर्जा गोमेज की फ्रांस में प्रैक्टिस के दौरान क्रैश में जान चली गई। और फिलिस्तीनी फुटबॉलर मोहन्नद अल-लल्ली गाजा में इजरायली हवाई हमले में मारे गए। लिवरपूल FC, ब्रिटिश राज परिवार और दुनिया भर के क्लबों ने इन पर शोक जताया है। सच में बहुत दुखद घटनाएं हैं ये। अच्छा, विंबलडन भी चल रहा है। हाँ, विंबलडन में शीर्ष खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं। सिनर, जोकोविच, स्वियातिक सबने अपने मैच आसानी से जीते हैं। तो खेल में दुख और उत्साह दोनों चल रहे हैं। सही कहा। अब आते हैं वैश्विक राजनीतिक और मानवीय मोर्चे पर। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की स्थिति क्या है?
वो तो लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल बना हुआ है और स्थिति कह सकते हैं गंभीर बनी हुई है। कुछ सूत्रों के अनुसार गाजा में सिर्फ 2 दिनों में 300 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 300 2 दिन में? जी, और चिंता की बात यह है कि सहायता स्थलों पर भी हिंसा बढ़ी है। खबरें हैं कि सैन्यीकृत सहायता केंद्रों पर कतार में लगे 33 फिलिस्तीनी गोली लगने से घायल हुए हैं। ये तो बहुत ही भयावह है। हाँ, इसी बीच संयुक्त राष्ट्र के एक दूत ने ऐसी 60 कंपनियों की पहचान की है जो कथित तौर पर वहां बस्तियों के निर्माण और हिंसा से किसी न किसी तरह फायदा उठा रही हैं। और ब्रिटेन ने भी कोई कदम उठाया है? हाँ, ब्रिटेन ने फिलिस्तीन एक्शन समूह नाम के ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित करके प्रतिबंधित कर दिया है। इस पर काफी विरोध भी हुआ है। लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मान रहे हैं। अच्छा, और अमेरिका में क्या चल रहा है? वहां कोई टैक्स बिल की बात हो रही थी? जी, रिपब्लिकन्स ने एक बड़ा टैक्स कट बिल पेश किया है। इसमें अमीरों के लिए टैक्स में भारी कटौती का प्रस्ताव है और साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों में भी कटौती की बात है। ओहो, तो इसका असर क्या होगा? आलोचक कह रहे हैं कि इससे एक दशक में देश का कर्ज लगभग $3.3 ट्रिलियन बढ़ सकता है और लाखों लोगों का स्वास्थ्य कवरेज भी खतरे में पड़ सकता है। तो इस पर जाहिर है बहुत बहस हो रही है। तो संक्षेप में अगर देखें तो सुरक्षा और कूटनीति में संतुलन बदल रहा है। यूरोप जलवायु और श्रम संबंधी चुनौतियों से जूझ रहा है। हाँ, अर्थव्यवस्था मिलीजुले संकेत दे रही है, मानवीय संकट गहरा रहे हैं और दुनिया भर में राजनीतिक तनाव भी बढ़ रहा है। काफी कुछ चल रहा है एक साथ। बिल्कुल, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी घटनाएं जो अलग अलग दिखती हैं वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई सी लगती हैं। हाँ, ये तो है। तो एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है और शायद श्रोताओं के लिए भी सोचने की बात है कि ये अलग अलग दिखने वाली कड़ियां, चाहे वो यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता हो या यूरोप की गर्मी, वैश्विक व्यापार की बातचीत हो या फिर मध्य पूर्व का संघर्ष, ये आने वाले समय में एक दूसरे को कैसे प्रभावित करेंगी और इनसे मिलकर किस तरह की एक नई वैश्विक तस्वीर उभर सकती है। क्या हम किसी बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं? ये सोचना जरूरी है।